गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कृषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अच्छा, गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। श्रीगुप्त का उत्तरदायी घटोत्कच 2020 से 2020 ईस्वी से 320 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम था महान सम्राट। हाँ, यह 2030 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी की विवाह किया। अच्छा, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। की उपाधि धारण की। फिर गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तरदायी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिण में 12 शासकों को पराजित किया। दक्षिण में राजगद्दी पर बैठने के बाद इसने आर्यावर्तों को 9 शासकों को, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इनकी विजयों के कारण इसके भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहता है? इसी को कहता है। भारत को श्रीगुप्त जो है थे, इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? राजगद्दी पर जो बैठा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इनको समुद्रगुप्त हुआ, जो राजगद्दी पर बैठा। इसने कार्य 9 समुद्रगुप्त जिसको कहते हैं नेपोलियन। समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोलते हैं। हाँ, इनकी विजय के कारण का नेपोलियन कहा जाता है। इनके अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त क्या था? विष्णु का उपासक था। इसके बाद समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। अच्छा, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर वीणा दावनी करने हुए दिखाई जाने में लगाया गया है। अच्छा, समुद्रगुप्त संगीत प्रेम था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने के लगाया गया है। समुद्रगुप्त जो कि नेपोलियन भी है भारत का, यही क्या करता है? अपने सिक्कों पे वीणा वादन का वो चीज लगाया था। कौन? समुद्रगुप्त वीणा वादन का सिक्का लगाया था। आगे देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेर था, जिसने इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना की। अच्छा, हरिशेर जो थे, इलाहाबाद की प्रसिद्ध रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत का उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तरदायी अधिकार चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। अच्छा, इसी का उत्तरदायी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी ने बौद्ध यात्री फहियान भारत आए। अच्छा, फहियान भारत कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाए। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चलाया? चांदी के सिक्के चलाए। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अच्छा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमोपाध्याय की उपाधि। इसके पूर्व 570 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की। क्या? शक क्षत्रों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की। अच्छा, पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। अच्छा, साब जो था, साब द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने समय में
पाटलिपुत्र एवं उज्जयिनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अच्छा, उज्जयिनी और विद्या के प्रमुख केंद्र थे किसके समय? पाटलिपुत्र के समय है। पाटलिपुत्र के समय में अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों को एक मंडल निवास करती थी। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही क्या होता था? 9 विद्वानों की एक मंडल निवासी करती थी। एक मंडल निवासी करती थी मतलब एक ही बार कई लोग आए थे, नवरत्न आए थे, जिसको नवरत्न कहा गया है, जिसको नवरत्न भी कहता है। महाकवि कालिदास संभव इनमें अग्रगण्य थे। कौन? कालिदास। संभवतः इसमें क्या थे? अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरि, थापड़क, फलित ज्योति के विद्वान अमर सिंह, कोशकार, शंकु, वास्तुकार, वैताल भट्टी, पघटकर, बारहमीहिर, खगोल विज्ञान एवं वरसूची जैसे विद्वान इसमें क्या शामिल थे? कौन? समुद्रगुप्त के द्वितीय में ये सब लोग नवरत्न शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संघविग्रह सचिव वीरसेन शैवमावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करा। किसने शिव की पूजा के लिए कहाँ पे? उदयगिरी पहाड़ में। कौन? वीरसेन। जिसने वीरसेन, अच्छा वीरसेन ने उदयपुर के पहाड़ी पे क्या कहती? उदयपुर की पहाड़ी पे एक गुफा का निर्माण कराया। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। अच्छा, ये सब भी था। व्याकरण और न्याय, मीमांसा और शब्द का कवि। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकार राजकुमार प्रथम गोविंद गुप्त 415 ईस्वी में 454 ईसा पूर्व 415 ईस्वी में 454 ईसा पूर्व हुआ। अच्छा, 415 से लेकर 454 के बीच में हुआ। क्या? गोविंद कुमार क्या प्रथम उत्तरदायी। अच्छा, फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अच्छा, कुमार ने की थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब बनाया था। कौन? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसको क्या कहते? कुमारगुप्त क्या कहते? नालंदा विश्वविद्यालय को बनाए थे। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी सकंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ। सकंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुंदर झील का पुनरुद्धार किया। अच्छा, सकंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। अच्छा, सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने शासन में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त क्या कहते? वो कहते जो कि पहले क्या थे? उत्तराधिकारी थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे जो बने उसके राजगद्दी पे थे। उन्होंने बनाया क्या? ये गिरजानार पर्वत और सुदर्शन झील का निरुद्धार कराया। अच्छा, इसके गुप्त सम्राट की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। अच्छा, गुप्त सम्राट की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश, जिसने शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरे प्रादेशिक इकाई भूमि या प्रांत थी जिसके शासक ऊपरिक कहलाते थे। भूमि के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई है। प्रशासनिक इकाई होती थी जिसमें मुख्य विषयपति कहलाते थे। अच्छा, जिसमें मुख्य विषयपति। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहता है। अच्छा, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट भाट था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपशीक कहलाता था। अच्छा, मुख्य अधिकारी दंडपशीक कहलाता है। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। अच्छा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। इसकी
मुखिया की सबसे छोटी इकाई ग्राम था ना, इसलिए ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। अन्य सदस्य क्या थे? महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। अच्छा जी, ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। हाँ, गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंध अधिकारी के विक्रियाकलापों का उल्लेख है। भू स्वराज कुल उत्पादन को 1/4 भाग से और 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलांत श्रम विशिष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगी के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की भूमि थी। आर्थिक उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रकार की भूमि थी। जिस प्रकार पहला है क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, क्षेत्र कृषि करने वाली भूमि। दूसरा वास करने योग्य भूमि, वस्तु। अच्छा, तीसरा चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। चौथा सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, जिसे सील बोलते हैं। बंजर, पांचवा अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती है, जहाँ जंगल होता है। 5 प्रकार के जंगल। आगे देख लेते हैं। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के प्रसारण को ज्येष्ठ कहा जाता है। अच्छा, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता है। श्रेणी प्रधान को। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अच्छा जी, गुप्तकालीन में प्रसिद्ध मंदिर। अच्छा, गुप्तकालीन में प्रसिद्ध कुछ मंदिर हैं। प्रसिद्ध मंदिर गुप्तकालीन है। जो पहला क्या है गुप्तकालीन में? विष्णु मंदिर तिंगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमरा, नागौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नयना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खो नागौर उत्तर प्रदेश। फिर लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव का कानपुर उत्तर प्रदेश। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। अच्छा, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक ज़्यादा मुद्रा जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्रा को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। अच्छा, अभिलेखों में क्या कहता है? दिनार कहता है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलती थी। अच्छा, गुप्त राजा दिए थे चांदी के सिक्के, जो कि स्थानीय लोग में अपने एरिया में लेन देन किया करते थे। इसके बाद कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य समिति से मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन अशोकनम स्मृति में मिलता है। विधाया जंगल में शबर जाति के लोग देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। अरे बाप रे! विधि जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कौन? शबर जाति के लोग मनुष्य की जोता विधेय जंगल में। कौन जंगल में? विधेय जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का गोश्त चढ़ाते थे। अच्छा, पहली बार किसी के सती लोग का प्रमाण 500 ईस्वी में सती लोगों में भानुगुप्त के एक अभिलेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसके किसी भोजरात की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त के वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता है। अच्छा, गुप्त में वैश्य करने वाली महिला को गणिका कहा जाता है। वृद्ध वेश्यावृत्ति को कट्टनी कहा जाता है। सब में अलग अलग बोलते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें इस राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म के संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। अच्छा, ललितपुर में दशावतार मंदिर क्या है? दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर। अच्छा,
दशावतार मंदिर जो है बेतवा नदी के तट पे है। ललितपुर विश्वा मंदिर कहाँ पे? हाँ, ललितपुर जिला, ललितपुर दशावतार मंदिर बेतवा नदी के टिकट पर। अजंता के निर्माण कुल 229 गुफा में वर्तमान में छः हिस्से हैं। इनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 की गुप्तकालीन है। इसके गुफा संख्या 16 से उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में विद्यु के जन्म, जीवन, महाभिषेक, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उदयित किया गया है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा में संबंधित है। गुप्तकाल में निर्मित अन्य गुफा बाकी गुफा है। अच्छा, गुप्तकाल में निर्मित अन्य गुफा बाकी गुफा है जो बाग जिलाधार मध्य प्रदेश में है। बाग जिलाधार कहाँ है? मध्य प्रदेश में नामक स्थान पर विंध्यवर्ता को काटकर बनाई गई, विंध्य पर्वत को काट के बनाई गई। अच्छा, गुप्तकाल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। किसका? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित है? गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्रभेद, दूसरा मित्रलाभ, अच्छा मित्रलाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लव्य प्रधान, फिर पांचवा अपरिछाकरित्व। अच्छा, मित्रभेद, लाभ भेद, संधि वेग, लव्य, लब्ध्य, अच्छा नुकसान फायदा, अपरिधाकरित जो कि विष्णु शर्मा लिखे थे। विष्णु शर्मा ग्रंथ सबसे जो कि माना जाता है कर्ण पे संसार में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद दूसरा है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। अच्छा, बाइबल पहला है, ठीक है। पहला जगह मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध्य प्रमाण, अपरिधाकरिता, ये सब हैं। इसके बाद आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। अच्छा, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। अच्छा, आर्यभट्ट ने भी लिखा आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत। अच्छा, उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्रमा ग्रहण का वास्तविक कारण बताया। अच्छा, कौन? आर्यभट्ट ने ही। आर्यभट्ट तो ही वो करते थे, हर वक्त लेकर बैठे थे। आर्यभट्ट ने क्या? सूर्य तथा चंद्रमा ग्रहण का वास्तविकरण बताया। आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिनके घोड़ा की पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमता है। नक्षत्र ये किए थे ना, आर्यभट्ट ने ही। वराहमिरी ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जा और लघु जातक की रचना की। बृहद संचित के नक्षत्र, विध, वनस्पति, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की। लेकिन आर्यभट्ट का किया चंद्रमा और सूर्य गणना की उसके बारे में बताएं कैसे लगता है। अब वही पहली बार पता किया सूर्य अपने अक्ष पे घूमती है। गुप्त काल में पल्लकाण्ड ने पशु चिकित्सा पर हत्या युर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्तकाल में की गई है। नवनीतम की रचना गुप्तकाल में की गई है। इसके पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधि दी गई है। किसके? नवीनतम की रचना गुप्तकाल में की गई है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपका आता है पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्तकाल में हुई। इसे ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख है। अच्छा, परंपरा का उल्लेख कहते हैं। सांस्कृतिक गुफा राजगांव की शासकीय भाषा थी। अच्छा, संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। अच्छा, संस्कृत जो थे पहले गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल की शासकीय भाषा थी संस्कृत। सुना ना, गुप्त काल में चांदी के सिक्के और रूपयका कहा जाता था। अच्छा, रूपयका कहा जाता था। अच्छा, चांदी के सिक्के को रूपयका कहा जाता है। जैसे हम लोग रुपया कहते हैं ना, उसमें रुपया का कहा जाता है।
याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्तकाल में ही है। ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्तकाल में ही हुआ है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्तकाल में ही हुआ है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्तकाल में ही हुआ। त्रिमूर्ति का विश्व वंश गुप्त वंश में शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। अच्छा, मंदिर तथा ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान में दिया, मतलब अधिक गाँव उसको क्या दे दिया, अनुदान में, बड़े से हाथ में दे दिया, गिफ्ट में। गुप्तकाल लैखिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी। अच्छा, इसके निधन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्जित था। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दृष्ट एवं शकुंतला की प्रेम की कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है। इसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसे प्रथम रचना है भागवत गीता। संस्कृत उपलब्धियां के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का कहता है स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, और संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्तकाल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन, अच्छा, नगर जो मिलते हैं हम सबको, इसका जो पतन है किसको मिलता है, गुप्तकाल को ही मिलता है। अब गुप्तकाल में तो बहुत सारे कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आगे देख लेते हैं। आगे हमारा वकाटक राजवंश आए। वकाटक राजवंश देव क्या करें, राजवंश की स्थापना वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहन के अश्विन बरार विदर्भ में स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रसरसेन प्रथम 275-375 ईस्वी शासक हुआ। अच्छा, वकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों में पता चलता है कि इसके 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। अच्छा, 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर प्रवरसेन के पश्चात वकाटक सम्राट 2 शाखाओं में विभाजित हो गए। पहला प्रधान शाखा तथा वार्षिक सगुल्म शाखा। अच्छा, प्रधान शाखा तथा दूसरा वार्षिकीय शाखा। अच्छा, दोनों शाखाओं में समांतर रूप से निशान किया। प्रधान शाखा के मुख्य राजा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी में प्रभावती गुप्त का संरक्षण कला किया। और फिर 390 में 410 से प्रवसेन द्वितीय ने 410 से 440 ईस्वी नरेंद्र सेन की क्या किया, 440 से 460 ईस्वी तक पृथ्वीसेन ने द्वितीय 460 से 480 ईस्वी तक क्या किया, वो 460 तक अपना संरक्षण काल चलाया। इसे इनका काल है, इतने समय तक इनका काम था। पृथ्वीसेन द्वितीय है ना, इसका इनका काल कब से 460 से 480 तक था। गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करा दिया। अच्छा, वकाटक का राज्य गुप्त एवं शंख राजा के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। ओहो, चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन अवैध थे। दिवाकर सेन और रुद्र प्रताप के 2 बेटे कौन, दिवाकर दामोदर, दिवाकर दामोदर क्या थे, अवश्य थे। अतः प्रभावती गुप्त ने शासन संभाला। यह काल वकाटक गुप्त बंद का सर्वकाल रहा। प्रभाव
प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल के बाद उसकी कनिष्ठ दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक को प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बाशिम शाखा के हरिशेन हाथों में चला गया। फिर बाशिम शाखा के क्या था? वाशिम शाखा के वाकाटक वंश की एक शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। ठीक है, उसके वत्तलशुल्क नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। वत्सगुल्म महाराष्ट्र की अकोला जिले के आधुनिक बाशिक में स्थित था। अच्छा, अकोला जिले के कहाँ पे? आधुनिक बाशिक में स्थित। बाशिम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विद्याशक्ति द्वितीय 350 क्या था? प्रमुख शाखा के प्रमुख राजा। अच्छा, 350 से 400 ईस्वी तक थे। फिर प्रवरसेन कब से थे? 400 से 415 ईस्वी तक। हरिकेश से 475 से 510 ईस्वी तक। हरिकेश वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अच्छा, हरिशेन जो थे वाशिम शाखा के सर्वाधिक शासक थे। यह वाकाटक वंश का अंतिम क्या था? ज्ञात शासक था। जानकार और शासक मतलब लास्ट इसी को ज्ञात। इसके बाद क्या ना, वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विशिष्ट नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखी। संस्कृत को वैदश्री शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के द्वारा में हुआ। कुछ विद्वान का मत है कि चंद्रगुप्त विद्वान के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैधर्मी शैली के एक अपना काव्य मेघदूत लिखा। अच्छा, फिर वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु से उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के शासक व्याधर्सेव ने नशना के मंदिर का निर्माण कराया। नशना के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा विवाद पर 19वीं गुफा चैत्य का निर्माण करवाया शासन काल में हुआ। किसके? वाटको काल में। अच्छा, इसका सातवाहन काल का जो था ना, अजंता गुफाएं और हिंदी गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ये सब 16, 17, 18 भी और गुफाएं हैं जो कि कौन करवाया? ये वाकाटकों ने क्या किया? आगे क्या? देवद्रन आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए, पुष्यभूमि वंश का वृद्धि वंश, पुष्यभूति वंश का वर्ती वंश। देखिए, आगे कह रहा है, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रिक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गणगैड प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्य भूमि वंश के शासकों का सबसे सीधा साम्राज्य स्थापित किया। कौन? सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित कौन? राजवंश के पृष्ठभूति वंश ने सबसे विशाल सम्राट स्थापित किया। पृष्ठभूमि वंश के स्थापक पृष्ठभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर किसकी थी? पृष्ठभूमि। थानेश्वर राजधानी पृष्ठभूमि था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। अच्छा, हरियाणा क्षेत्र में स्थित है ना थानेश्वर। कुमारगुप्त प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वंश, अच्छा, प्रभाकर क्या थे? यहाँ के जन्मदाता था। इस प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसके परमभट्टरक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की। प्रभाकरवर्धन की पत्नी यशोमती के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। अच्छा, प्रभाकर वृद्धि की पत्नी यशोमती के दो पुत्र
कौन? एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। अच्छा, राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गर्ववर्मा के साथ हो गई। लेकिन हर्षवर्धन और कौन है? राजवर्धन राजवर्धन उत्पन्न हो किससे? यशोमती मैया जो है उन्हीं के लड़के थे हर्षवर्धन राज्यवर्धन। हर्षवर्धन और उनकी लड़की क्या थी? राजश्री जो तिलवाता है वही। विवाह कन्नौज के मौखरी से हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद नीचे कह रहा है मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवंश की हत्या कर दी गई और राजश्री के बंदी बनाकर कारागार में डाले गए। राजवंश के देवगुप्त को मार डाला। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। जो यशोमती लड़का था राजवर्धन ने किसको मार डाला? परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शासक ने धोखा से राजवर्धन की हत्या कर दी। अच्छा, इन्हीं के दोस्त धोखा से क्या कहते? राजवर्धन की हत्या कर दी गई। लेकिन शासक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक शैव धर्मानुयायी था। इसे बोधिगया को कटवा गया। अच्छा, बोधगया को कटवा दिया। अच्छा, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसे बोधगया को कटवा दिया। अच्छा, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अच्छा, हर्ष विशिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक के पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाना चाहा। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी तट पर युद्ध करा जिसे हर्ष की पराजित हुई। अच्छा, राजवर्धन हर्षवर्धन को मार देगा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के द्वारा शासन में भारत आया था। अच्छा, चीनी यात्री हेनसांग थे। चीनी यात्री थे हेनसांग हर्षवर्धन के शासक में भारत आए। कब? हनसेन भारत आए। उसके बाद हेनसांग को यात्रियों के राजकुमार, नीति के पंडित एवं वर्तमान कौन? शाक्ययु मुनि कहा जाता है। अच्छा, शाक्य मुनि कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य भारत आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत चलने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना करते। हर्ष 614 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजे तथा 663 ईस्वी में 465 ईस्वी में 2 चीन दूत उसके दरबार में आए। अच्छा, कब? 465 दरबार में आया। हर्ष ने कश्मीर के शासक के युद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया। हर्ष के पूज्य प्रभावना भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष की अपनी कुलदेव शिव का परम शक्ति था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजयाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। आगे देख लेते हैं एकदम ठीक। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग के प्रति 5वें एवं एक समारोह आयोजित किया जाता था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में, जिसे महाछपरिछत कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुए। अच्छा, हेनसांग छठे सम्मिलित में सम्मिलित हुए। ठीक है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भर्तृ थे। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा गागानंद तथा नामक चीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसे नाम से ये तीनों नाटक लिख दिया। ने हर्ष से पुरस्कार लेकर इसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिया। किसके नाम से? कहा जाता है कि धावक नामक की ने हर्ष ने
पुस्तक लेकर। ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ही 3 नाटक लिख दी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। अच्छा, हर्ष को भारत का हिंदू का आखिरी सम्राट कहा गया, हर्ष को। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष ने अधीनस्थान शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री की सचिव या आत्मकथा कहा जाता है। अमात्य कहा जाता है। अच्छा, अमात्य कहा जाता है। विभाजित था। प्रांतों को भोक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भूमि का शासन राजस्थानीय उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था। कौन क्रम है? कौन भूमि का विश्वास जिले को हुआ, जिसे संज्ञा के राज, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विश्व के अंतर्गत इकाई आधुनिक तहसील होते थे। अच्छा, आधुनिक तहसील होते थे। तहसील होते थे। पुलिसकर्मी तहसील होते थे। तहसील होते थे। इसके बाद लिखा है होते थे, जैसे कि लिखा है तहसील क्या है? हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद। हर्षचरित के अनुसार हर्ष परिषद की मंत्री परिषद। पहला भांडीड़ प्रधान सचिव। दूसरा है सिंहनाल प्रधान सेनापति। कुंतल जो थे आशसेन का प्रधान। शकंदगुप्त जो एक गज सेना का प्रमुख, शकंदगुप्त जो था गज सेना का प्रमुख था। सही है, प्रमुख सेना था ही। इसके बाद पुलिसकर्मियों को चाहट या भाट कहा जाता है। दंड पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंड पुलिस का विभाग होते थे। अश्वसेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित के सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्रित जल पंप के उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन हर्ष के समय मथुरा सूची वस्त्र को निर्माण के लिए परिष्ठ था। हर्ष में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। इसके बाद आया है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख वंश, पहला क्या है? पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 570 से 600 था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु के कांचीपुरम थी। अच्छा, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीय के अनुसार भारती सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रम महेंद्र वर्मा थे, प्रथम 600 से 630 ईस्वी। नरसिंह वर्मा प्रथम 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मा द्वितीय 668 से 670 ईस्वी थे। परमेश्वर वर्मा प्रथम 670 से 660 ईस्वी थे। नरसिंह वर्मा द्वितीय 728 ईस्वी पूर्व। नमी वर्मा द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। मातविलास प्रशंसक की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। किसकी? मालविका प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन महालवंती था, परंतु बाद में तमिल संत अम्पप के प्रभाव के आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एक आश्रम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिसे रथ कहा गया है, अच्छा, जिसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रैपुद रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं है। अच्छा, वातपिन व महामल्लम की उपाधि नरसिंह वर्मा फर्स्ट ने धारण की थी। इसके शासन काल में चीनी यात्री
हुएन ह्वेंसांग कराची आया था। अच्छा, ह्वेंसांग चीनी था, ह्वेंसांग कराची था। परमेश्वर वर्मा प्रथम शैवलमानुयायी था। उसके लोकादीय एक मल्लन रणजय अत्यंत काम उद्रदंड गूढ़भाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। इसके महामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मा प्रथम विधा प्रेमी थी और उनकी विध्वनिति की उपाधि ली थी। अच्छा, आगे देख लेते। आगे कह रहा है अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासन नरसिंह वर्मा द्वितीय था। अच्छा, अरबों का जब आक्रमण हुआ था नरसिंह वर्मा नरसिंह जो थे द्वितीय क्या थे? राजसिंह थे। राजसिंह में से आग्रह प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और संस्कर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, कांचीपुरम जो है ना स्थान है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजश्री देव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माता से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत की गई। महाबलीपुरम में शिव मंदिर, शेर मंदिर का निर्माण भी कहा जाता है। निर्माण भी नरसिंह वर्मा द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मा ने द्वितीय ने कराया था। कौन? ये जो है शेर मंदिर, जिसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कहा था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी है। कौन? आदमकद तस्वीर लगी है। देशकुमाराचरित लेखक के दंडीय नरसिंह वर्मा द्वितीय के दरबार में करते थे। लेकिन कांची के भुवनेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। ओहो। लेकिन प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडरई अल्वार ननिन वर्मा द्वितीय ने समकालीन थे। अच्छा, समकालीन थे। लेकिन यहाँ पे अब आते हैं चोल वंश ही क्या करा है? चोल वंश करा है ना 9वीं शताब्दी में। चोल वंश पल्लव के ध्यासावशेष पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 में से 837 ईस्वी में, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजरमलन राजराज पेरुथचन था। विजयालय के नरसिंह की उपाधि धारण की और शिवभूमि इसके बाद कुलकंजरमल्लन राजराज पेरुकथम था। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? विजयलाल के नरसेर की उपाधि धारण की और निशुम्भसुदुनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थान किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम के कोडरमन की उपाधि धारण की। तक्को काल में युद्ध को राष्ट्रकूट नरेश ने स्वरातंत्र को पराजित किया। इस युद्ध में परातक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। अच्छा, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिमभी को भागाकर श्रीलंका में दक्षिणी जिला रोहण में शामिल की लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका में विजयी दृष्टि को के फर्स्ट सैम धर्म का अनुयायी था। इसे तंजीर राजा प्रथम
राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में महाराजेश्वर राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। अच्छा, कहाँ पे बनाया था? कहाँ पे? तैमूर में। चोल सम्राट का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रसाद को शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम को गंगकोट चोल की उपाधि धारण की। नवीन राजधानी गंगकोट चोलपुरम के निकट चोल संगम ग्राम की विशाल तालाब का निर्माण कराया। विशाल तालाब क्या कराया? निर्माण कराया। जो कि यहाँ देखिए, चोल काल के भूमि के प्रकार, चोल काल जो है इनके भूमि के प्रकार देखिए। पहले का बेलन व गाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। अच्छा, इसको बोलते हैं ब्राह्मणदे, ब्राह्मणों की उपहार में गई भूमि। ब्राह्मणों को उपहार में मिली गई भूमि को बोलते हैं क्या? ब्राह्मणदे। अच्छा, शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। अच्छा, देवदान का या तिरुनमट कणकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली व चंद, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम था, समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एक वीर राजेंद्र ने राजकेशी की उपाधि धारण की। चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र द्वितीय थे। अच्छा, चोल वंश का अंतिम राजा कौन? राजेंद्र द्वितीय थे। चोल एक पश्चिम चालुक्य के नाम बीच की शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम के मध्यस्थों की भूमि की निभाई थी। बहुत चलता अभी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल के ग्रस्त गरीब जनता थे से राजस्व वसूल कर दी चिदम्बरम मंदिर का विस्तार कराया था। किससे? विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर दी चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कौन कराया था? विक्रम चोल। विक्रम चोल ने ही ये किया था, विस्तार करवाया। कौन? गरीबों से एकदम राजस्व वसूल कर वो कहता है। फिर कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति की समुद्र में फेंक दिया। कौन? ये गोविंदराज फेंकवा दिया। कालाकांत्र के वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य के उपयुक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसकी विरूपति के मंदिर में प्रतिष्ठान किया। आएगा तो चोल प्रशासन के भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी का पेरुनदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुनदंदा कहा जाता था। लेखों के कुछ उच्च अधिकारियों को उडनकूटम कहा जाता है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। उडनकूटम। अच्छा, उड़नकुटम। अच्छा, कुटुम। अच्छा, उड़नकुटुम मतलब सदैव भाषा में रहने वाला, सदैव राजा के पास रहने वाला व्यक्ति। उड़नकुटम, कुटम तक। संपूर्ण चोल सम्राट 6 मंडलों प्रांतों में विभाजित था। मंडलम कोट्टम में कोट्टम नाडु में एक नाडु कई कुर्रमों में विभाजित थे। नाडु की स्थापना सभा को नाटुर एवं नगर की स्थापना सभा को नगरतार कहा जाता था। ठीक है, लेकिन वे लार जाति की धनी किसान की केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडुल के काम काज के अच्छा खास नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी क्या थे? उनमें से कई धनी भू सर्वाधिक का चोल राजाओं के सम्मान व रूप में मुवेदवेल 3 राजाओं में अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेतना या किसान अरइयार
प्रधान जैसी उपाधि दी। उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे, लेकिन स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेष थी। उत्तर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और गरीब बगीचे में निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा का महासभा सभा या महासभा यह मूल अग्रहरों को ब्राह्मण बस्ती की सभा थी, जिसके साहित्य को पुरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य के संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा करते थे। अच्छा, चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। अच्छा, गांव में कार्य समिति के सदस्य के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। वेतन भूमि अभी नहीं है, वेतन भूमि जो है अभी क्या बोलते हैं, मध्यस्थ लोग हैं। उत्तर में रूप अभिलेख का अनुसार सभा की सदस्यता देखिए इस प्रकार है। पहला 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, लेकिन यहाँ कह रहा है पहला 1 नंबर, सभा के सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू स्वराज वसूला जाता है। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35-70 के बीच होना चाहिए। फिर उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। फिर यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधित के खाते जमा नहीं कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। से कब का बात? उत्तर अमेरिकू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। अच्छा, उस समय था, अब तो सब बदल गया है। ठीक है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे कठिन अंग था पद्दाती सेना। चोल काल में कंजलजू सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के थे। तमिल वासियों में जयनगोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम था, राजकवि था। उसकी रचना है कि कलिंगपुतुपर कंबल कुकटन और पुगलेबी को तमिल साहित्य का और पंप पेनिस एवं रण साहित्य का त्रिरत्न कहा गया है। पारसी उनके तैमूर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोल का राजधानी नटराज प्रतिमा को चोल का संस्कृत सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल संस्कृत प्रतिमा संस्कार सबसे ऊंचे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशानशिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चेल शासक 10वीं शती का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई में रूप से शासित किया जाता था, तानियर कहा जाता था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था, उसे तानियर कहा जाता है, जो बहुत बड़ा गांव है। इसके बाद उत्तरू में रूम शिलालेख और सभा संजय का विश्व वर्णन उपस्थित करता पारंपरिक प्रथम के शासन में संबंधित है। चोल राजधानी कलम के अनुसार थी। उरैयुक तंपंतोड़ कैंगंगकोट चैलपुरम एवं कांची चोल के सड़कों के देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधान था। चोल काल में विशाल व्यापारियों का समूह निम्न से वलंजियार यान थी एवं मणिग्रामगम विशाल के उपासन अल्लवार व शिव के उपासक नयनाथ संत कहलाते थे। चलिए आप पढ़ लेते हैं क्या चालुक्य वंश की कल्याणी की बात। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना
तैलप द्वितीय ने की थी राजधानी मनखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के मुख्य शासक हुए तैपल प्रमुख। लैप द्वितीय, विक्रमादित्य शाहीन, सोमेश्वर रामेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य छठवें, सोमेश्वर तृतीय, तैपल तृतीय थे। सोमेश्वर प्रथम के शाह मानखेट की राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक बना दी गई। इस वंश सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विल्लहड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। मीताक्षरा हिंदू क्या है? हिंदू विधि ग्रह याज्ञवल्क्य समिति पर व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेक विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादित्य रचना की रचना वृहल ने की थी। इसमें विक्रमादित्य छठ के जीवन पर प्रकाश डाला है। फिर आगे पढ़ते हैं। कल क्या ये पढ़ लेते हैं अभी। चालुक्य वंश की तापती जो है, चालुक्य वंश ताप्ती जैन के ताप्ती के चालुक्य वंश की स्थापना की है, जिसकी राजधानी तापती वापाती। अच्छा, ऊपर भी वापाती लिखा है। चालुक्य वंश वापाती लिखा है। बीजापुर के निकटतम ही इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्धन पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसके सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख के प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ग एवं अग्नष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र का मुर्गेंद्र मंदिर मेघूती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके दक्षिणा प्रवेश की उपाधि की धारणा की थी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मा प्रथम के पुलकेशिन द्वितीय का लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामत पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध के पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह ने वातापीकोट की उपाधि धारण की। एको एलोह अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय ने लेखिक रविकृति पर पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। फिर वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्धन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य को शाकलोत्तमक पैधानाथ की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य द्वितीय ने शासन के में ही दक्कन में अरबों का आक्रमण किया। अच्छा, इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भारतीय भतीजा पुलकेशिस ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनीजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोककमहादेव की पट्टदकल में विष्णुसमाध्याय मंदिर था। उसकी दूसरी पत्नी श्री त्रिलोकवदेती थी। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिमान द्वितीय था। इसके सामंत नितगुल दंतेदुर्ग में परास्त करके एक नए वंश राजपूत वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिर का शहर कहता है। ऐहोल को मंदिर का शहर कहता है। आपका आगे पड़ता है चालुक्य वंश, जो कि बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेगी थी। अच्छा, आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति कौन था? पंडरंग था। अब आज खत्म, चलते हैं। बाय, कल पढ़ा जाएगा आगे, आपको बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं। बाय।